हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th का हम चैप्टर 5 कर रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा ही चैप्टर हमारा बचा हुआ है, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा थोड़ा सा ही चैप्टर बचा हुआ है, वो हम आज वाइंड अप कर देंगे। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, फिर अपनी आगे का जो थोड़ा टॉपिक हमारा बचा हुआ है उसको कवर अप करके आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या देखा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में? हमने सेल की बात की थी, ठीक है। और सेल कैसे आया था कि रॉबर्ट हुक ने जो उन्होंने माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था बाय चांस, उसमें ऑब्जर्व में आ गया था क्या? कॉक। तो उन्होंने उसको कंपेयर किया था किससे? हनी कॉम से, कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और फिर उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल, ठीक है। मतलब कि सबसे जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं या छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनको उन्होंने सेल नाम दे दिया, ठीक है। फिर अब उन्होंने क्या बात की कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की कि वो किससे बने हुए हैं। तो वहाँ पे अनियन की हमने एक एक्टिविटी देखी थी। अनियन देखा था कि अनियन को अगर हम छीलेंगे, प्याज को छीलेंगे, तो उसके जो छिलके हैं वो चाहे किसी भी साइज़ के हैं, कैसे भी हैं, वो उसके जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही होगा। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है, चाहे
वो किसी भी तरीके का है, बड़ा है, छोटा है, कैसा भी है, तो वो स्ट्रक्चर हर एक प्याज का सेम होगा। उन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा? सेल्स बोला। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। अब सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मतलब कि सिंगल सेल, एक ही सेल से, जैसे कि अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पेरामीशियम, बैक्टीरिया। और वो मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, मतलब कि वो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए, मतलब काफ़ी सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, जैसे कि फंगी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, राइट। और उसी में फिर हमने क्या चीज़ देखी थी कि जो मल्टी सेल्युलर है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सिंगल सेल्ड में और मल्टीपल सेल में। ठीक है, अब सिंगल सेल में, अब मल्टी सेलर में सिंगल सेल हमने क्या पढ़ा था कि एक ही सेल से जब वो एक ही सेल डिवाइड होता है तो उसी के तरीके के बाकी सारे सेल्स भी बनते हैं। तो वो बना तो किससे? एक ही तरीके के सेल से बना हुआ है ना, पूरा का पूरा है, तो उसमें बहुत सारे सेल, लेकिन वो जो सारे सेल हैं वो मतलब उनका जो कह सकते हैं हम पेरेंट एक ही है, वो एक ही तरीके के सेल्स हैं सारे के सारे। और मल्टीपल सेल्स कौन से हैं? जिसमें कि वो बना बहुत सारे सेल से हुआ है, तो वो जो उसमें बहुत सारे सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, अलग अलग तरीके के हैं, जिनका काम हमें अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमने बात की थी कि रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, नर्व सेल्स हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सेल्स हैं, उन सभी सेल्स का अपना अपना काम है। तो अब क्या किया जाता है? इनको डिवाइड किया जाता है, इन पे काम, डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, कि चाहे वो सिंगल सेल है चाहे वो मल्टीपल सेल है, उनमें काम डिवाइड कर देते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। जैसे हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे कि उनको डिपार्टमेंट दे दिया कि तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है, तुम्हें ये हैंडल करना है, तो वो किया जाता है इनमें, ताकि वो जो काम है फंक्शनिंग है प्रॉपर तरीके से कर सके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और फिर वो जो सेल है उनके अंदर भी हमें कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते थे? सेल ऑर्गेनल्स। और वो सेल ऑर्गेनल्स में ही क्या होता है कि वो ही अपना कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करते हैं। अब वो कितने भी साइज़ के हैं, कैसे भी हैं, कैसा भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हर एक सेल में हमें वो ऑर्गेनल सेम तरीके के ही देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर की बात की थी कि जब हमने सेल को देखा तो सेल में, हर एक सेल में 3 फीचर्स हमें मिले जो कि सब में ही थे। पहला क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? जो आउटर कवरिंग है, बाहर की कवरिंग है, सेल के बाहर एक हमें कवरिंग देखने को मिल रही है जो उसको गार्ड करती है। और ये ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल सेल के अंदर एंटर करेंगे और कौन कौन से मटेरियल सेल से एग्जिट लेंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, और वो कैसे होता है उसमें हमने बात की थी हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट था, कि जहाँ पे हाई टू लो कंसंट्रेशन वो मूव करेंगे जो पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है तो वो पार्टिकल सेल के अंदर आएंगे। ठीक, जैसे हमने वाटर का एग्जाम्पल से देखा था कि अगर सेल के बाहर वाटर की हाई कंसंट्रेशन है तो सेल में लो कंसंट्रेशन है, तो वाटर सेल के अंदर जाएगा, सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फूल जाएगा। अगर सेम कंसंट्रेशन है, दोनों में इक्वल है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, सेल का साइज सेम रहेगा। और अगर सेल में हाई कंसंट्रेशन है और उसके जो बाहर की सराउंडिंग्स है वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो जाएगा, तो सेल से वो बाहर चले जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन चीज़ों का ध्यान रखती है। और ये किस तरीके से होते हैं? गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और सिमिलरली वाटर का एक्सचेंज भी होता है इन और आउट, इनसाइड और आउटसाइड द सेल, जिसको हम क्या कहते थे? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमें फ्लेक्सिबल देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये क्या करती है? जो सेल है वो न्यूट्रिएंट्स भी अपने बाहर के एनवायरनमेंट से लेता है। किसकी वजह से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो सेल अपनी शेप चेंज करके जो फूड है उसको या और मटेरियल है उसको कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि अमीबा करता है, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोकाइटोसिस। इतना हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फिर आई थी सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जो कि रिजिड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, उसके बाहर जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। वो उसको सेल को बचाती है कि वो ज़्यादा फूल के, अगर उसके अंदर वाटर जाता है, पानी जाता है,
ठीक है, तो वो ज़्यादा फूल के फट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए, तो उससे बचाती है। तो ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमने बात की थी न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है। सिमिलरली जैसे सेल के बाहर हमें आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की देखने को मिलती है, न्यूक्लियस के भी चारों तरफ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलती है। और वो भी ये चीज़ इंश्योर करती है, गार्ड करती है कि भाई क्या चीज़ न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगी, क्या उसके बाहर जाएगी। और बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म के से न्यूक्लियस में क्या चीज़ जाएगी और न्यूक्लियस से एग्जिट करके साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है। ठीक है, फिर ये जो साइटोप्लाज्म की हमने बात कर ली, फिर क्या था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर हमें डीएनए और प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। डीएनए से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डीएनए के अंदर हमें जीन्स देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में, मतलब कि सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, और सेल किस तरीके से डेवलप होगा, कैसे अपनी मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, उसमें भी उसकी मदद करता है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं, जिससे अब हमने बात की कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको क्या कह देते हैं हम? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो वो अनडिफाइंड रीजन में होते हैं, मतलब कि प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं होते, और जो यूकैरियोट्स है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब जैसे मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं है, तो उसमें कुछ साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये था न्यूक्लियस। उसके बाद हमने इसका थर्ड फीचर पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि जो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें एक फ्लूइड देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं हम उसको। ठीक है, फ्लूइड कंटेंट होता है। अब हर जो भी, जैसे हमने ऑर्गेनल्स की बात की थी, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, अब वो अपना अपना कुछ काम करते हैं। वो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, अब क्या चीज़ है कि क्योंकि काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो उनको अलग रखने के लिए, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए, जैसे हमने बात की थी कि प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, तो उनको एक जगह पे बिठाने के बजाय उनको क्या करते हैं? उनको अलग अलग रूम दिया जाता है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डिस्टिंग्विशेबल हो कि अच्छा ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, और वहाँ पे उसी से रिलेटेड सारी फाइल्स, जो भी मटेरियल है वो रखा जाए अलग अलग जगहों पे, ताकि वो डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो उसी तरीके से जो ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं उसको कि मेम्ब्रेन होती है, जिससे कि वो अलग अलग रहते हैं। तो जिनमें वो मेम्ब्रेन होती है वो कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स। जिसमें ऑर्गेनल्स के बाहर भी मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको हम प्रोकैरियोट्स कह देते हैं। ठीक, फिर हमने बात की थी सेल ऑर्गेनल्स की ही। वही चीज़ है कि वो उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको डिस्टिंग्विश करती है, एक दूसरे से सेपरेट बनाती है। ऑर्गेनल्स के चारों तरफ जो हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है, और जो ऑर्गेनल्स हैं वो अपने अलग अलग काम करते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, राइट। अब ये सेल ऑर्गेनल्स में ही फिर हमने शुरू किया था कि इसमें कुछ हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं सेल ऑर्गेनल्स के, कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो उसमें हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और गोल्गी अपरेटस हमने कर लिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये ट्यूब में या शीट्स की फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसके हमें चारों तरफ मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। ठीक, अब इसमें भी हमें दो टाइप के होते हैं, मतलब ये किसके जो क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी सी ही होती है, उसकी वर्किंग भी सिमिलर होती है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है रफ क्यों होती है? क्योंकि जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते तो वो रफ दिखती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स क्या हैं? वो कुछ एक्टिव सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसके बाद ये प्रोटीन्स को सेल में जहाँ पे भी ज़रूरत है उसको पहुँचाने का काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, स्मूथ दिखता है वो बिल्कुल, और उसका काम क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल्स बनाना, लिपिड्स बनाने का काम होता है, और उनको ट्रांसफ़र करने का काम होता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स और हार्मोन्स के फंक्शन में भी ये मदद करते हैं, प्रोटीन्स और
लिपिड्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे हमने बात की कि जो प्रोटीन्स बनाए, लिपिड्स बनाए, इनको ट्रांसपोर्ट करना, कि जहाँ पे भी सेल पे जहाँ पे भी ज़रूरत है उनको ये ट्रांसफ़र करता है जिनमें उनको ज़रूरत लगती है, जिस जिस जगहों पे, ठीक है। और जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं उनमें अगर कुछ वायरस वगैरह चला जाता है तो उसमें भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा दूसरा क्या है, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस की भी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये बेसिकली क्या करता है, एक सपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जैसे कि ट्रांसफ़र करने का होता है, ट्रांसपोर्ट करने का मटीरियल्स को, जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, सेल को, ठीक है, या उसके आउटर इनर जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, तो उसमें वो ट्रांसफ़र करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एक कंपनी है, ठीक है, वो कुछ बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो क्या कर रही है, वो बॉटल्स को क्या करती है, जो एक प्रोडक्शन टीम है वो तो उनको प्रोड्यूस कर रही है, वो उनको सिर्फ बना रही है बॉटल्स को, लेकिन उन बॉटल्स को पैकेज करना, उनको स्टोर करके रखना, फिर उनकी सेल करना, मतलब कि उनको कंज्यूमर्स तक या फिर होलसेलर्स तक पहुंचाना, उनका काम अलग अलग पर्सन्स का होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो ये प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जो ये बना रही हैं, बनाने का काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। और फिर ये उनको ट्रांसफ़र करने का भी, अब क्योंकि जो बना रहा है ट्रांसफ़र करने का काम तो उसी का है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने काम को किसी को सौंप देता है। तो एक तरीके से वही मान लीजिए कि अपने काम को सौंप देता है, ये मदद लेता है किसकी, गोल्गी अपरेटस की, कि तू मेरे लिए पैकिंग कर दे, इनकी स्टोर करके रख ले, और जब जब जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट कर दियो, पहुँचा दियो जिसको भी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, गोल्गी अपरेटस का होता है, ठीक। अब हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था, अब हम अपने थर्ड से स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट है सेल ऑर्गेनल्स में इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, वो लाइजोसोम्स, ठीक है। अब लाइजोसोम्स क्या हैं, स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब लाइजोसोम्स में भी हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड होता है ये भी, लेकिन ये कुछ ऐसे सैक्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होते हैं, मतलब कि इनमें हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER क्या है यहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, और इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, लाइजोसोम्स कह देते हैं। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में होता है ना कि वेस्ट जो है वो पहले जैसे जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो फ्लूइड में हमारी बॉडी में लगता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है वो हमारी पहले लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है, इसी तरीके से जो लाइजोसोम्स हैं ये एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, जो कि सेल मतलब जो भी मटेरियल है सेल के अंदर, अब सेल भी खाना लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, मान लीजिए, ऑब्वियसली ये तो मानने वाली बात नहीं है, ये तो लेता ही है, सेल न्यूट्रिएंट्स तो लेता है। अब हम उसको उसी मेथड से समझेंगे कि सेल न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, खाना खा रहा है, खाना खा के अब जो वो वेस्ट जनरेट कर रहा है उस वेस्ट को डिस्पोज करने का काम किसका होता है, लाइजोसोम्स का होता है, ठीक। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, कि जो भी वेस्ट सेल में जनरेट होता है, ठीक है, जो भी जैसे कि जो भी खाना खाया, ठीक है, जो भी खाना खा रहे हैं उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, अब जैसे एक ह्यूमन बॉडी में होता है या फिर एनिमल्स में होता है, तो जो भी वो खाना खाते हैं वेस्ट जो भी जनरेट होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और वो एक्सक्रीट आउट होने के बाद हमारी बॉडी क्लीन होती है कि वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर दिया हमने। तो सिमिलरली ये जो सेल्स हैं, ये जो वेस्ट जनरेट होता है इनमें,
तो वो कौन डिस्पोज करता है, उसको एक्सक्रीट आउट कौन करता है, लाइजोसोम्स करते हैं। तो एक्सक्रीट आउट करके ये क्या करते हैं, ये सेल को साफ रखने का, क्लीन रखने का काम करते हैं कि जो भी फॉरेन मटेरियल, अब ये एक्सक्रीट आउट किस तरीके से करवाते हैं सेल के अंदर से, किस तरीके से करवाते हैं एक्सक्रीट आउट, कि जो भी फॉरेन मटेरियल होता है, जो भी ऐसा कोई अलग तरीके का मटेरियल है जो सेल में वेस्ट की तरह है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब वो लाइजोसोम्स उसमें, क्यों, क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, तो ये अपने अंदर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो सेल के अंदर से निकाल के अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ वेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी वहाँ से हटा देते हैं। फॉरेन मटीरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स end up in the lysosomes which break complex substances into simpler substances। कि कोई भी फॉरेन मटेरियल है जो कि अलग है, जो सेल के अंदर एंटर कर चुका है, कि कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई खाना है, ठीक है, या फिर हम बोलें कि जो पुराने ऑर्गेनल्स हैं जिनका आपको यूसेज नहीं है प्रॉपर, तो उनको क्या करता है, वो जो एंड अप होते हैं वो कहाँ पे एंड अप हो जाते हैं, लाइसोसोम्स में, ठीक है। वो लाइसोसोम्स उनको डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करने में वो करता क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, ठीक। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमने बात की कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और ये सिर्फ डाइजेस्टिव नहीं है, पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनके पास ये ताकत होती है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of a cell। अब क्या होता है, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ गई, तो उन केस में क्या भी हो जाता है कि लाइसोसोम्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। और उनके फटने का प्रॉब्लम क्या होती है, उनके फटने का मतलब क्या हो जाता है कि अब ये लाइसोसोम्स जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो ये एंजाइम्स होते हैं ना, वो खुद उस अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको कई बार क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है एक सेल का, क्योंकि एट टाइम्स अगर ये बर्स्ट हो जाएंगे तो ये अपने इस पूरे के पूरे सेल को ही निगल जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सुसाइड बैग्स किसको कहा जाता है सेल के, किनको, लाइसोसोम्स को कहा जाता है, ठीक। तो छोटी सी सिंपल सी चीज़ है कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है कि सेल में जो भी वेस्ट आता है, कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है या फिर पुराने जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका भी काम नहीं है, उनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को क्लीन रखने का काम करते हैं। और ये सुसाइड बैग्स है क्योंकि एट टाइम्स अगर ये बर्स्ट हो गए तो ये सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या भी कहा जाता है, सेकंड नेम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। अब मेम्ब्रेन तो हमें हर उसमें देखने को मिल ही रही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, हमें डबल कवरिंग देखने को मिलते हैं, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, मतलब कि थोड़ा सा हम उसमें देख सकते हैं, झरझरी होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मुड़ी हुई होती है, डीपली फोल्डेड होती है, बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो फोल्डेड होती है इनर मेम्ब्रेन, अब क्योंकि एक तो देखो चीज़ मान लो एक स्ट्रेट है, ठीक है, अब मान लीजिए एक अगर आप पेपर है, मान लो अगर आप उस पेपर को रख रहे हो, एक फॉर एग्जांपल एक पेपर है जिसको आप अपनी नोटबुक के अंदर रख रहे हो, ठीक है, बुक के अंदर,
तो उस बुक के अंदर अगर आप उस पेपर को स्ट्रेट रखेंगे तो वो बुक भी स्ट्रेट, मतलब वो बुक का जो कवर है वो बिल्कुल हल्का सा ही उस पर फ़र्क पड़ेगा या फ़र्क ना भी पता चले उस पेपर को रखने के बाद, स्ट्रेट अगर रखा। लेकिन अगर हम उस पेपर को फोल्ड करके रखेंगे, अगर हम उसको सिलेंड्रिकल शेप में, मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में हमने उसको फोल्ड करके रख दिया, तो वो बुक का जो कवर है वो ज़्यादा उठ जाएगा, ज़्यादा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फोल्डेड चीज़ है वो ज़्यादा जगह लेती है, ज़्यादा एरिया कैप्चर करती है। तो सिमिलरली जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो फोल्डेड है और बहुत ज़्यादा फोल्डेड है। तो वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड है तो वो ज़्यादा एरिया भी ले रही है। अब ज़्यादा एरिया लेने का क्या मतलब है कि वो एटीपी, जो एटीपी क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस जनरेट करता है, उसके लिए ज़्यादा एरिया, उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देती है। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules. ATP क्या है? एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कि अब जो केमिकल एक्टिविटीज़, अब जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तभी वो रिएक्शन ले पाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम बोल दें हीट की, टेम्परेचर की, हीट की अगर हम बात कर लें तो ठीक है, तो जो हीट है उसकी ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, तो एनर्जी की ज़रूरत है हमें। तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है केमिकल एक्टिविटीज़ जो भी करनी होती हैं। तो वो जो भी एनर्जी है वो कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करती है एनर्जी। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं ना कि हमें जो एनर्जी, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। तो इसीलिए, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है सेल का। एटीपी और ये जो एनर्जी देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स में, एडेनोसाइन ट्राई फोस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब जैसे कि इनको एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हम करेंसी क्या होती है, हम क्या बोल देते हैं कि जैसे पैसे हैं, पैसे को हम करेंसी की फॉर्म में देते हैं। करेंसी की फॉर्म में जैसे कि डिस्टिंग्विश है कि कहीं पे जैसे हमारे इंडिया में रुपी चलता है, यूएस का डॉलर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो करेंसी है तो पैसा ही ना, लेकिन वो अलग अलग करेंसी में है। तो ये क्या है, ये एनर्जी की करेंसी है जिसके थ्रू वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं केमिकल एक्टिविटीज के लिए। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब ये जो एटीपी में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो जो भी बॉडी है या जो सेल है वो यूज़ करता है ताकि वो कुछ काम कर सके, या फिर कुछ नए केमिकल कंपाउंड्स अगर उनको बनाने हैं तो वो उसमें उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. ठीक है, अब हमने क्या बात की थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइजोसोम्स अटैच्ड हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स बना के फिर वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उन प्रोटीन्स को सेल में जहाँ पे भी अंदर बाहर जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उन मटीरियल्स को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या देखने को मिलता है? जो अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है, उसके पास अपना खुद का डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं जिससे कि वो अपने प्रोटीन्स खुद ही बना लेता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस है। किसकी पावर हाउस क्यों है? क्योंकि एनर्जी देता है। एनर्जी किसकी फॉर्म में देता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, और स्ट्रेंज है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का मतलब क्या है कि वो अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। राइट, तो कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें, सिर्फ कुछ पॉइंट लिख के ही आपको पूरा कवर अप हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो लिखना ज़रूर इनको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। अब एक चीज हमने प्लास्टिड्स के बारे में जो पढ़ी थी, प्लास्टिड्स सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये प्लांट सेल्स में, जो कि यूकैरियोटिक, तो हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। दो तरीके के होते हैं प्लास्टिड्स भी। एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्टिड्स। क्रोमो मतलब जो कि कलर्ड होते हैं, उनमें हमें कलर देखने को मिलता है। और एक होती है ल्यूकोप्लास्टिड्स। ल्यूको का क्या मतलब है? वाइट या फिर कलरलेस, जिनका कोई कलर नहीं होता, ल्यूकोप्लास्टिड्स। तो दो तरीके के हैं, एक तो कलर वाले और एक बिना कलर के या वाइट हमें देखने को मिलते हैं, क्रोमो और ल्यूको। क्रोमोप्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं, ये क्योंकि इनमें कलर होता है, तो कलर कैसे होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का पिगमेंट हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का पिगमेंट है और ये क्या है, प्लास्टिड की एक टाइप है, तो इनको क्या बोल दिया जाता है मिक्सअप करके? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरो का कलर है और ये प्लास्टिड है, तो क्लोरोप्लास्ट इसको कह देते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स जो सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के साथ क्लोरोप्लास्ट में और क्या भी होता है? क्या होता है? अलग अलग तरीके के येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या है? क्रोमोप्लास्ट हमने पहली टाइप पढ़ी। क्रोमोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट्स क्लोरोफिल के होते हैं, इसीलिए उसको क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में हमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट, मतलब जिनका कोई कलर नहीं होता। अब ये क्या है? ये प्राइमरीली ऑर्गेनल्स, दीज आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटीरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। अब ये कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें कुछ मटेरियल्स को हम स्टोर कर देते हैं, जैसे कि स्टार्च है, ऑयल है या प्रोटीन के ग्रैन्युल्स हैं, उनको हम स्टोर कर देते हैं इनमें, इसीलिए इनका कलर नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट में कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमें पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स है, तो उसकी वजह से उसमें कलर आ जाता है। लेकिन इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते, इसमें सिर्फ मटेरियल स्टोर किया जाता है। स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन्स है, तो उसके सिर्फ मटेरियल स्टोर होता है, इसलिए उसमें कोई कलर नहीं होता। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। कि जो हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जिससे हमें कलर आता है, कलर देखने को मिलता है, उसकी अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें हमें काफ़ी सारी मेम्ब्रेन की लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें कि मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे एक, मान लीजिए एक मटेरियल है जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, उसके अंदर, उस मटेरियल के अंदर काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स एम्बेडेड होती है, मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं काफ़ी सारी, और उसको हम क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा। दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दीज आर सिमिलर टू, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें कि वो बाहरी रूप से किस तरीके से दिखता है, उसी तरीके से, सिमिलर तरीके से ही इन क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बात की थी कि उनका अपना अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो वो अपने खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं। सिमिलरली ये प्लास्टिड्स के का भी अपना खुद का डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जिससे कि वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स क्या हैं? ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, या फिर हम कहें यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हैं, एक क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि
कलर होता है, पिगमेंट होता है, कहाँ से आता है, क्लोरोफिल से आता है। और क्लोरोफिल या जिनको हम कह देते हैं फिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिसमें पिगमेंट नहीं होते, सिर्फ मटेरियल स्टोर किया जाता है, ठीक है। और उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया के एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और उसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो वो अपने खुद के प्रोटीन्स बना लेता है, ठीक है। ये पॉइंट्स किसके हैं, प्लास्टिड्स के। नेक्स्ट हम बात करें वैक्यूओल्स, रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स क्या हैं, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। मतलब कि स्टोरेज सैक्स है जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, क्या क्या स्टोर किए जाते हैं, जो भी सॉलिड में और लिक्विड के कंटेंट्स होते हैं, जो भी चाहे सॉलिड में है या लिक्विड में है, उनको स्टोर किया जाता है जहाँ पे, उनको कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। सिर्फ फर्क क्या होता है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं बहुत, और प्लांट सेल्स में काफ़ी बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कि कुछ कुछ प्लांट सेल्स में तो ये जो वैक्यूल्स हैं ये 50 to 90% वॉल्यूम कैप्चर करके रखते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। कि कुछ प्लांट सेल्स में जैसे, क्योंकि वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेल सैप मतलब भर लेते हैं और सेल को पूरी टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कठोरता प्रदान करते हैं उसको। Many substances of importance in the life of the plant cells are stored in vacuoles। अब जायज़ सी बात है, अब वैक्यूल्स क्योंकि बहुत बड़े, हम कह रहे हैं 50 से 90% का जो वॉल्यूम है वो भी ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अब जब इतना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है इतना ऑक्यूपाई करने का, कि काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं, वो भी इसी वैक्यूल्स में ही स्टोर हो जाती होंगी। These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड्स है, शुगर है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है और कुछ प्रोटीन्स है, जो कि इसमें हमें स्टोर्ड मिलती हैं, जो कि प्लांट सेल्स में ये स्टोर कर लेते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि सिंगल सेल्ड है, जिनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं, एक ही सेल है जिसमें, जैसे अम्बीबा, क्लैमिडोमोनास, पेरामीशियम, ठीक है। तो द फूड वैक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे अमीबा की बात की जा रही है, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा की बात करें तो अमीबा का जो फूड वैक्यूल होता है, उस फूड वैक्यूल में क्या चीज़ें होती हैं कि जो अमीबा खाना खाता है, वो फूड आइटम्स अमीबा के फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होती है। जितनी भी आइटम्स उसने खाई हैं, जो भी चीज़ें उसने कंज्यूम की हैं, वो सारी की सारी उसके फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होती हैं। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी होते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस चीज़ का, कि अगर उनमें ज़्यादा पानी है या फिर ज़्यादा वेस्ट है उस सेल के अंदर, तो उसको वो बाहर फेंक देते हैं। इसका काम भी ये वैक्यूल भी करते हैं। मतलब जो हम लाइजोसोम्स की भी बात कर रहे थे कि वो जो वेस्ट है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो ये काम वैक्यूल्स भी कर देते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड जिसमें वैक्यूल्स होते हैं, तो वो इसको जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है, वाटर है या कोई वेस्ट है, तो उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो ये काम भी कर देते हैं। तो वैक्यूल्स बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, क्या है, प्लांट्स में बड़ी होती है, एनिमल में छोटी होती है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ मटेरियल स्टोर करते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। अब हमने ये 6 चीज़ें देखी, 6 अलग अलग ऑर्गेनल्स देखे, ठीक है। तो हर सेल आपका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो अपने अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है, जो कि उसकी मेम्ब्रेन किस तरीके की है या फिर उस सेल के ऑर्गेनल्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि सेल का एक अपना खुद का एक बेसिक एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका होता है।
This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material, forming new proteins. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे सांस लेने का है, न्यूट्रिशन लेने का है, वेस्ट को एक्सट्रीट आउट करने का है, ठीक है, क्लीन करने का अपने आप को, या फिर कुछ नए प्रोटीन्स बनाने का है, तो सारे फंक्शन वो कर सकता है. Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organisms. It is also the basic functional unit of life. तो हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है एक सेल, या फिर बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की क्या, सेल. ठीक है. अब हम बात करें सेल डिवीजन की. ठीक है, कि जैसे हम बात कर रहे थे कि सेल जो है वो डिवाइड होते जाते, रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो वो कैसे है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. अब नए सेल्स फॉर्म होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में ताकि वो बड़े हों जो पुराने हैं. अब क्या चीज़ है कि जैसे अगर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकता, वो क्या होता है, बूढ़ा होता है. ठीक है, फिर उसकी डेथ भी होती है या वो डैमेज हो जाता है कि वो काम करने लायक नहीं है. तो वो सारी चीज़ें सेल के साथ भी होती है. तो उसकी जगह पे वो जो ओल्ड हो रहे हैं या जिनकी जो डेड हो रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं, उनकी जगह पे न्यू सेल्स होने ज़रूरी हैं ताकि वो काम को कर सके. ठीक है, तो उसके लिए वो जो न्यू सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं और वो गैमीट्स बनाते हैं, जो कि किसके लिए ज़रूरी हैं? न्यू सेल्स को ग्रो करने के लिए गैमीट्स बनाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. उसको हम क्या कह देते हैं जिससे न्यू सेल्स बनते हैं? सेल डिवीजन. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो सेल डिवीजन भी दो तरीके की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक मियोसिस. अब क्या क्या होती है ये? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. In this process, each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. तो क्या होती है सेल डिवीजन की? वो प्रोसेस जिसमें कि जो सेल है वो आगे ग्रो करने के लिए डिवाइड होता है. मतलब कि वही सेल जो उसका काम है या वो जो सेल है वो आगे ग्रो कर जाए सेम फॉर्म में, उसके लिए जब वो सेल डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं माइटोसिस. जैसे कि जो मदर सेल है वो डिवाइड होती है जब, तो वो दो डॉटर सेल्स को सेम तरीके की होती हैं. वो दो डॉटर सेल्स, दो डॉटर को मतलब वो जन्म देती है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, सेम होती हैं. द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स. वो जो डॉटर सेल है वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे मदर सेल होती है वैसी होती है, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, और वो उन ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए और जो टिश्यूज डैमेज हो रखे हैं उनके रिपेयर करने में हेल्प करती है. मतलब कि जैसे जो मदर सेल है जब वो डेड हो जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी तो उनकी जगह पे वो डॉटर सेल्स उनका वो काम कर देंगी. तो वो ग्रोथ के लिए ही काम करते हैं कि उन्हीं के जगह पे वही सेल ग्रो हो जाए वापस से. उसके लिए जब वो काम करते हैं तो वो कौन से सेल होते हैं? माइटोसिस. ठीक है. Now, specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. They divide by a different process called meiosis, which involves two consecutive divisions. क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो उनमें हमें क्या देखने को मिलता है? हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो उनके गैमीट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. वो गैमीट्स होके फिर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है. और फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ टाइम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? एक न्यू बर्थ होता है, ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, ऑफस्प्रिंग आता है नया, यही देखने को मिलता है. तो ये जो डिवीजन होता है कि जो ऑफस्प्रिंग आता है ये एक डिफरेंट प्रोसेस से होता है. ठीक है, ये डिवीजन एक अलग तरीके से होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस. जिसमें कि हमें क्या देखने को मिलता है? टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं. मतलब एक साथ दो डिविजन्स होती हैं. एक ही डिवीजन, जैसे इसमें तो क्या हुआ था माइटोसिस में, तो जो मदर सेल है वही डिवाइड हुई थी और फिर उन्होंने दो डॉटर सेल्स को जन्म दिया. लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दो डिवीजन होंगी. कैसे होंगी? व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मायोसिस
मियोसिस, इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। अब माइटोसिस में क्या था कि एक मदर सेल जब डिवाइड हुई तो 2 डॉटर सेल्स को बर्थ दिया था, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 2 की बजाय 4 सेल्स को बर्थ मिलता है। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। अब बात कुल मिला के वैसे वही पड़ जाती है, सिर्फ एक प्रोसेस अलग है। अब वहां पे 2 डॉटर सेल्स आई थी, मतलब कि 2 सेल नए सेल्स का जन्म हुआ था, उनमें क्या थे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। कि मान लीजिए अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उन दोनों जो डॉटर सेल्स हैं उन दोनों के अंदर भी 46 होंगे, ठीक है। लेकिन मियोसिस में जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स आए हैं, तो चारों के चारों सेल में क्या होंगे, हाफ होंगे, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब वहां पे तो कितने हो रहे थे, 2 डॉटर सेल्स थी। टोटल क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो कितने हो गए थे, 46 + 46 92। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वही बात कर दी, क्रोमोसोम्स तो वही है, बस हाफ कर दिए, 46 की जगह 23 कर दिए। कितने हो गए, 23 × 4 92। तो बात क्या हो रही है, वहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 4 सेल हो गए। वहाँ पे क्रोमोसोम्स उसमें फुल थे, एज इट इज थे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ कर दिए। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मतलब सिर्फ एक प्रोसेस का डिफरेंस है, जिनको हमने नाम दे दिया माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा गाइज, रीड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। वी आर गुड टू गो नाउ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।